डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या द्विघात समीकरण। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि द्विघात समीकरण से हम क्या समझते हैं, और साथ में हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम बच्चे क्लास 10th में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, वितरण गुण जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है और जो द्विघात बहुपद है इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसे बोल सकते हैं, वो क्या है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या थी आपके पास वास्तविक संख्याएं थी। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। ये थी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकेंड है आपके पास द्विघात समीकरण। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है समीकरण मतलब जहां पे समता का निशान होगा, बराबर का निशान होगा। तो सेम मानक रूप यही रहेगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। अब इक्वलिटी का साइन लग जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इक्वलिटी का डिफरेंस है कि जो द्विघात समीकरण है इसमें इक्वलिटी का साइन है, बराबर का निशान है, और जो द्विघात बहुपद है इसमें नहीं है। यहाँ पे दोबारा a b c क्या है आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वो कंडीशन क्या है कि a का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि a का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो a का मान आपके पास 0 हो गया तो क्या बन जाएगा आपके पास 0x² प्लस bx प्लस c, और 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ये पूरी संख्या कितनी बन जाएगी 0। तो आपके पास क्या बन गया bx प्लस c बराबर है 0। और ये जो आपका समीकरण है इसको क्या नाम दिया जाता है, रैखिक समीकरण। तो ये जो आपकी इक्वेशन है अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब कौन सी बन गई, लीनियर इक्वेशन। इसलिए कहा जाता है कि a का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो आपका b और c है इनका मान 0 हो सकता है कुछ कंडीशंस में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में या कुछ केसेस में। तो ये था सबसे पहले डिफरेंस द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। जैसे आपको द्विघात समीकरण में उदाहरण आ सकते हैं ऐसे कई जगह x² माइनस 4x बराबर है 0। तो हाँ, यह एक द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 2। वैसे ही और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर के अधिकतम घात कितने हैं यहाँ पे 2। और कुछ आपका एग्जांपल हो सकता है जैसे ऐसे आ जाए √3x² माइनस 5√2x प्लस 9। तो यह भी एक द्विघात समीकरण है, जहाँ पे आपने अनरूट वाली संख्याओं से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्गमूल आपको पता ही है रियल नंबर्स होते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं सम्मिलित होती है, ठीक है। हाँ, कई बार आप लोगों को ऐसे देखने को मिल जाए -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है 1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण और द्विघात जो बहुपद है इनमें मेन डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। अब सेकंड जो आपके पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या रहेगा, मीनिंग ऑफ x², या कोई भी चर संख्या है उसके स्क्वायर से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास पूछा हुआ है आपको 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो जैसे हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि 2 के स्क्वायर का मतलब है भाई 2 गुना 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। पर ज्योमेट्रिकली जब हम ये चीज़ें प्रेजेंट करने लगते हैं तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझाऊंगा कि 2 के स्क्वायर का मतलब क्या है। तो स्क्वायर तो सभी जानते हैं कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके पास एक स्क्वायर डायग्राम है, या यहां से अगर हम इंसर्ट करके देखें बिल्कुल प्रॉपर स्क्वायर, तो ये क्या है आपके पास एक स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब है कि इसकी ये वाली साइड भी 2 है, ये वाली साइड भी 2 है, ये वाली साइड भी 2 है और ये वाली साइड भी कितनी है 2। तो इसका एरिया कितना होगा। अब साइड 2 का मतलब क्या है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है कि अगर इस साइड को आप 2 बराबर भागों में बांट दें, इसी वाली साइड को भी 2 बराबर भागों में, ये वाली साइड को भी 2 बराबर भागों में, इस साइड को भी 2 बराबर भागों में, और उसके बाद क्या करें इनको आपस में मिला लें इस प्रकार से। तो जितना ये एरिया होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है, तो जब इनको कलेक्टिवली हम लोग देखेंगे तो कितने स्क्वायर्स आपके पास बन रहे हैं 1 2 3 और 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना एरिया है इसका 4, या 4 वर्ग मात्रक या 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपके पास 2 का स्क्वायर, और ये 2 × 2 क्या है इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, जो कितना है आपके पास 2 × 2 कितना होता है 4। सेम कंडीशन है आपके पास x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब है कि हमारे पास एक स्क्वायर है भाई, हमारे पास क्या है एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड कितनी है x है, सभी साइड्स की माप कितनी है x है, हमें नहीं पता कितनी है। तो इसका एरिया कितना आएगा फिर x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x × x, और इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक स्क्वायर बनाएं जिसकी हर एक साइड कितनी हो x, तो उसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा x स्क्वायर। एरिया का मतलब है ये बीच का ये सारा भाग। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है फिर हमारे पास x स्क्वायर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमारे को रहता है कि सर ये x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ x स्क्वायर, या कोई भी आपका वेरिएबल है उसके स्क्वायर का। नेक्स्ट है आपके पास प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जो वितरण गुण हम लोग पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में भी और क्लास 10th में भी, पिछले चैप्टर में भी हमने इंट्रोड्यूस किया था। उसका मतलब क्या है भाई, उसको हम अगर ज्योमेट्रिकली बताना चाहें तो हम किस प्रकार से उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए 1 by 1 इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपके पास मान लो इस प्रकार से आए a × b + c, तो बराबर है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसको मान लेते हैं हम कि ये क्या है आपकी लंबाई है, लेंथ है, और ये b + c क्या है आपके पास चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ है, विड्थ भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है दोनों, तो जरूर हमारे पास हम क्या करेंगे एक आयत बना लेंगे। और बनानी कैसे है, आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब ये मान लेते हैं हम आयत की लंबाई है कितनी a, और इस तरफ को मान लेते हैं हम आयत की चौड़ाई जो कितनी है b + c। b + c का मतलब है ये जो इस साइड है इसको आप 2 बराबर भागों में बांट लें, 2 बराबर हो चाहे ना हो आपकी इच्छा है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जो साइड है इसकी लंबाई कितनी है आपकी b, और ये जो ऊपर वाली भुजा है इसकी लंबाई कितनी है c। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई फिर आपके पास b + c। अब देखिए आपके पास एक आयत बन चुकी है जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई कितनी है b + c।
तो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन आयत थी हमारे पास, ये जो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है क्षेत्रफल का, इसको दो आयतों में विभाजित कर देते हैं। और जहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया था साइड को, ये बी था, यहाँ से यहाँ तक क्या था सी, मैं क्या कर रहा हूँ इनको दोनों को आपस में मिला दूँ इस प्रकार से। तो आपके पास दो आयतें बन जाएगी। पहले ये नीचे वाली आयत देखिए, इसको दे दीजिए आप नंबर 1, ऊपर वाली आयत को क्या दे दीजिए नंबर 2। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल था आपके पास a गुना b जमा c, इसको क्या किया हमने दो आयतों में विभाजित कर दिया। आयत नंबर 1 मतलब आयत a का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 जमा आयत 2 का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल 1 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बेटे लंबाई है आपके पास a और चौड़ाई कितनी है आपकी b। देखिए अगर ये a है तो ये भी a है, ये चौड़ाई b है तो ये भी क्या है b। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई a गुना b। तो आयत a का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, a गुना b जमा आयत 2 का क्षेत्रफल। अगर आप देख रहे हैं तो लंबाई है a और चौड़ाई कितनी है c। अगर ये a है तो ये भी a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा फिर आपका a गुना c। तो ये जो पूरी आयत थी हमारे पास, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, हमने इसको दो आयतों में विभाजित किया और उन दोनों के क्षेत्रफल को जमा कर लिया। तो बोलने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जब हम प्रूव करेंगे, a गुना b जमा c किसके बराबर आएगा, a गुना b जमा a गुना c। या सिंपल शब्दों में जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि हम a को पहले b से गुणा करेंगे फिर a को c से गुणा करेंगे। लेकिन करते क्यों है ऐसा, इसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन रेक्टेंगल है इसको दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट में कई बार हम लोगों को द्विपद से द्विपद को गुणा करने के लिए बोला जाता है, तो उस केस में आपने कैसे करना है। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला हो सकता है आपके पास a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। जब इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है a प्लस बी और c प्लस डी क्या है आपके पास चौड़ाई, और ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसका मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, जो क्या आ जाएगा आपके पास आयत का क्षेत्रफल। दोबारा से हम वैसे ही एक आयत बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, एक साइड को क्या है हमारे पास a प्लस बी लंबाई है, तो मान लो ये इस साइड को आपकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक a है और ये वाली कितनी है यहाँ से यहाँ तक b, तो पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास a प्लस बी। वैसे चौड़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी c और यहाँ से ऊपर कितनी है आपके पास d, तो पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी c प्लस डी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पूरी चौड़ाई है कितनी हो जाएगी c प्लस डी। तो हम दोबारा से क्या करेंगे, जो गिवन आपकी रेक्टेंगल है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, बहुत ही सिंपल वे में। ये देखिए यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ को, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँ इस पॉइंट तक, तो जो गिवन रेक्टेंगल थी इसको हमने 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ से शुरू कर देते हैं हम रेक्टेंगल नंबर 1, ठीक है, ये 2, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। ये आप अपनी इच्छा अनुसार नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आयत A का क्षेत्रफल, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है किसके बराबर आ जाएगा, आयत A का क्षेत्रफल, क्योंकि गिवन रेक्टेंगल को हमने 4 पीसेस में डिवाइड किया है, 4 आयतों में विभाजित किया है। तो आयत 2 का क्षेत्रफल जमा 3 और जमा 4, ये सभी आयतों के क्षेत्रफल को हम क्या कर लेंगे प्लस। तो सबसे पहली आयत है, इसकी लंबाई देखिए आपके पास a है और चौड़ाई कितनी है c, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास a गुना c। तो सबसे पहली आयत का क्षेत्रफल आ गया a गुना c, जमा जो दूसरी आपकी रेक्टेंगल है इसकी लंबाई देखिए आपके पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक a और ये चौड़ाई कितनी है आपके पास d, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब a गुना d।
अब आयत नंबर 3, इसकी लंबाई कितनी है आपके पास b और चौड़ाई कितनी है आपके पास, देखिए अगर ये पॉइंट c है तो ये भी c है, ये भी c है, तो क्षेत्रफल कितना बन जाएगा b गुणा c, तो जमा b गुणा c। चौथी आयत है, दोबारा से लंबाई कितनी है आपके पास b, चौड़ाई कितनी है आपके पास d, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा b गुणा d, तो जमा b गुणा d। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है तो हमने यही चीज पढ़ी हुई है कि जब भी हम द्विपद से द्विपद को गुणा करेंगे तो a गुणा c क्या आ गया ac जमा ad, b गुणा c आ गया bc जमा bd, ठीक है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ। और हमने सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है कि a प्लस बी और c प्लस डी को हमने मल्टीप्लाई करना है अगर, तो पहले a से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी को, प्लस ये वाला प्लस इस b से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी, तो क्या बन जाएगा। अब ये वाला प्रूफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे इससे जो पीछे वाला प्रूफ था, a को c से गुणा ac, a को d से गुणा ad, b को c से गुणा bc और b से d को गुणा bd। तो देखिए ये प्रूफ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है बराबर। तो बोलने का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको याद करने से बेहतर है कि हम ज्योमेट्रिकली उसका प्रूफ देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ आता कैसे है। हम लोग कब बोलेंगे कि a और a प्लस बी और c प्लस डी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स हमारे पास कहाँ से मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, और आपको बोला जाए कि आपने चेक करना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कोई बात नहीं, पहले तो आप इसको समझिए x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है भाई, जिसकी ये वाली साइड भी x प्लस 1 है, ये वाली साइड भी x प्लस 1 है, मतलब हर साइड आपस में क्या है इक्वल x प्लस 1। अब x प्लस 1 का मतलब क्या है कि मान लो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है और नीचे को कितनी है 1, तो अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करें, ये x है, ये भी x होगी, ये भी x, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1, और इस तरफ को भी ये भी 1, ये भी 1, तो ये क्या बन गया 1 का स्क्वायर, ये क्या बन गया x का स्क्वायर, ये लंबाई x है, चौड़ाई 1 है, तो ये क्या बन गया 1x, और ये भी क्या आ गया आपके पास 1x, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसके बराबर आता है या नहीं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह x है और y की जगह 1 है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लग जाएगी, 2 को x से गुणा करेंगे 2x जमा गुणा माइनस, माइनस 2 3 जा 6, इस 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब मानक रूप में ले जाना है तो सारी संख्याओं को आप लेफ्ट साइड में ले आए, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में कितना चाहिए हमें सिर्फ 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर तो ठीक है हमारे पास, एक्स वाली यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2x से 2x 0 हो गया। अब यहाँ प्लस 1 है, माइनस 4 है और प्लस 6 है, 6 बॉयज थे, एक लड़का और आया, टोटल बॉयज हो गए 7, 7 में से 4 लड़कियाँ, 7 में से 4 हमने माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 3, कि 7 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थे और 4 गर्ल्स थी, तो 7 बॉयज 4 गर्ल्स, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास +3। ये कंसेप्ट उन्हीं बच्चों के लिए जिनको मैं रेगुलरली अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, बाकियों ने ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या का साइन हमेशा लगता है, कि अगर बॉयज़ ज़्यादा है प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस का निशान ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर संख्या की अधिकतम घात कितनी है 2। तो अगर इसको हम मानक रूप के साथ कंपेयर करें तो a का मान कितना है 1, b वाली टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो b का मान कितना है 0 और c का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से आपने जो भी आपके एक्सरसाइज 4.1 में बाकी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और एक क्यूब वाला एक फॉर्मूला है जो हम पिछली क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।